हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी ओबीजी का टॉपिक है पोस्ट मैच्योरिटी। पिछले वीडियो में हमने देखा था पॉलीहाइड्रोविनियास। आज हम देख रहे हैं पोस्ट मैच्योरिटी वाला पार्ट। पोस्ट मैच्योरिटी क्या होता है, क्या उसका मैनेजमेंट होता है, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी बोल लीजिए या फिर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोल लीजिए, या फिर क्या बोल दो, प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी बोल दो। ये सब क्या है, एक ही के नाम है। सब क्या है, पोस्ट मैच्योरिटी का ही नाम है। देखेंगे कैसे। हमने कहा कि जो टर्म प्रेगनेंसी होती है, मतलब जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का टाइम है, टर्म प्रेगनेंसी हमने कहा कि इसे लिखते हैं टर्म प्रेगनेंसी 37 से 42 वीक्स तक। क्या बोला हमने कि ये क्या है, टर्म प्रेगनेंसी होती है। इसी में होना चाहिए है, इसी ड्यूरेशन में क्या होना चाहिए, लेबर शुरू होना चाहिए और बेबी को क्या होना है, डिलीवर होना है। लेकिन अगर ये 37 वीक से पहले हो, लिख देते हैं बिफोर 37 वीक। अगर 37 वीक से पहले हो तो उसे हम बोल देते हैं प्री टर्म लेबर। अगर क्या हो 42 वीक्स के बाद हो, आफ्टर 42 वीक, लेबर का जो इंडक्शन है वो क्या हो रहा है 42 वीक्स के बाद हो, तो उसे हम बोल देते हैं पोस्ट मैच्योरिटी। क्या बोल देते हैं, पोस्ट टर्म। अब कहा कि जो हमने कहा कि जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो हमने कहा कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो हमने कहा 280 डेज की है, हमने ये कहा था। अब 280 डेज में हमने कहा कि इसमें क्या कर दो, अगर आप 2 हफ्ते और जोड़ दो, 2 हफ्ते और जोड़ दोगे यानी कि इसमें 14 जोड़ दो, तो यानी कि जो प्रेगनेंसी जो है वो 294 डेज से ज़्यादा की प्रेगनेंसी अगर कोई है तो उसे हम क्या बोल देंगे, पोस्ट मैच्योरिटी बोल देंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि पोस्ट मैच्योरिटी क्या होता है, टर्म प्रेगनेंसी 37 टू 42 वीक्स की होती है। अगर 37 वीक्स से पहले की है तो उसे प्री टर्म बोल देंगे, 42 वीक्स के बाद की है तो उसको पोस्ट टर्म बोल देंगे। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो लगभग 280 डेज की होती है, और 280 डेज के से में अगर हम 2 वीक्स ज़्यादा और लग जाएं उसमें, प्लस 2 वीक्स उसमें और लग रहे हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, पोस्ट मैच्योरिटी बोल देते हैं। या फिर पोस्ट मैच्योरिटी का मतलब क्या है, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, जो हमने ईडीडी कैलकुलेट किया है, उस ईडीडी के भी क्या हो रहे हैं, प्लस उसके साथ 2 वीक और हो रहे हैं, 2 हफ्ते और गुजर गए हैं, और अभी भी क्या हुआ है, लेबर क्या हुआ है, प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, पोस्ट मैच्योरिटी बोल देते हैं। अब बात करेंगे इंसिडेंस की। इंसिडेंस में अगर कोई है 100 प्रेगनेंसी है, 100 प्रेगनेंसी में से 10 प्रेगनेंसीज ऐसी हो सकती हैं जो क्या हो, पोस्ट मैच्योरिटी वाली प्रेगनेंसी हो, तो क्या होगा, 10% ऑफ टोटल प्रेगनेंसी। टोटल प्रेगनेंसी यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, परसेंट का मतलब हंड्रेड्स में से बात कर रहे हैं हम कि 100 में से कितना होगा, 10। अब इसका इटियोलॉजी देखेंगे कि इटियोलॉजी क्या क्या हो सकता है, क्यों ऐसा है। इटियोलॉजी यानी कि जो जो इसके रीजन हो सकते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जो फीमेल होती है जिसको बेबी होने वाला है, उसको क्या नहीं होता है, उसको ये बात का पता नहीं होता है कि उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, जो हम ईडीटी कैलकुलेट करते हैं, ईडीटी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा था कि हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसका फर्स्ट जो डे था वो कौन सा था। तो कभी कभार फीमेल को अगर यही नहीं मालूम है कि उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो कब है, तो उस वजह से क्या होगी, हम कैलकुलेट क्या करेंगे, गलत कैलकुलेशन करेंगे। तो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन कारण क्या बोल देते हैं, रॉन्ग डेट कैलकुलेशन। वो इसलिए नहीं कि हमने कैलकुलेशन, हमने उसमें गणित गलत लगाई है, उसमें इसलिए क्योंकि जो फीमेल है उसको यही नहीं मालूम है कि जो उसका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो फर्स्ट डे था लास्ट, वो कब था, वो नहीं मालूम है।
या फिर हो सकता है रॉन्ग डेट कैलकुलेशन के बाद कि उसको क्या है, पहले से उसकी मदर को भी ऐसा हिस्ट्री था, उनके हेरिडिटी में है, बायोलॉजिकल उनमें क्या है, वैरायटी उनमें हेरिडिटी में ही उनको ये है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि उनको क्या है, वो प्राइमी पैरा है। प्राइमी पैरा का मतलब होता है, प्राइमी पैरिटी मतलब जिसकी सिर्फ एक प्रेगनेंसी, जिस वुमेन की सिर्फ एक प्रेगनेंसी ने क्या किया है, वायबल पीरियड को क्या किया है, क्रॉस किया है, कहते हैं प्राइमी पैरिटी। अब है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर जो वुमेन है वो कैसी है, मतलब उसका जो काम है वो ज़्यादातर चलना फिरना कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से भी क्या देखने को मिलता है, पोस्ट मेच्योरिटी देखने को मिलता है। फिर होता है एल्डरली मल्टीपेरा। एल्डरली मल्टीपेरा में, एल्डरली मल्टीपेरा का मतलब है कि जो फीमेल जो है वो 35 या 35 ईयर से ज़्यादा है और उसके क्या हो चुके हैं, लगभग 2-4 बच्चे, उस मतलब 4-5 बच्चे उसके पहले से हो रखे हैं, मतलब 3-4 प्रेगनेंसी हो चुकी हैं, उसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है, तो उनमें भी तैयार देखने को मिलता है, पोस्ट मेच्योरिटी देखने को मिलता है। अब देखेंगे कि फीटस, ये तो हमने मैटरनल कॉजेज देखे कि इस वजह से चीज़ें हो सकती हैं। अब देखते हैं कि फीटल कॉजेज में क्या हो सकता है। देखो, फीटल फैक्टर में सबसे पहले हो सकता है अगर बेबी को क्या है, कोई कंजेनाइटल एनोमली है। एग्जाम्पल कि अगर इफ अ बेबी हैज एनी कंजेनाइटल एनोमली की स्पेलिंग, हाँ, अब ऐसा क्यों होने वाला है, तो क्यों होगा, मान लेते हैं कि पेशेंट को क्या है, जो बच्चा है उसको क्या है, एनेंसेफेली, क्या है, एनेंसेफेली है, यानी कि जो बेबी का ब्रेन है वो क्या नहीं हो रखा, अच्छे से नहीं हो रखा, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हुआ। और ब्रेन का डेवलपमेंट जब अच्छे से नहीं हुआ, और हमें क्या चाहिए था, जिस टाइम पर लेबर होना चाहिए था, लेबर के शुरू होने के लिए ज़रूरी होता है क्या, बेबी का HPO एक्सिस, बेबी का जो HPO एक्सिस होता है वो मैच्योर होना ज़रूरी है। अब ब्रेन क्या है, डेवलपमेंट सही से नहीं हो रखा, सही से उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, यानी कि HPO एक्सिस भी क्या नहीं किया, सही से ग्रोथ नहीं किया, तो मतलब जो लेबर प्रोसेस उसको स्टार्ट करना था वो लेबर प्रोसेस भी उसने स्टार्ट नहीं किया, तो इस वजह से क्या हो सकती है, पोस्ट मेच्योरिटी क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। जनरली होता क्या है, जैसे ही ये HPO एक्सिस क्या होगा, मैच्योर होगा, तो मैच्योर होने के बाद ये क्या करता है, कॉर्टिसोल रिलीज करवाता है। कॉर्टिसोल को अगर रिलीज करवाएगा तो इससे क्या करेगा, जो प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा स्टार्ट सिक्रीटिंग हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर। जो भी हार्मोन लेबर को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको क्या कर देता है, प्लेसेंटा स्टार्ट करना शुरू कर देता है, रिलीज, और क्या होगा, लेबर हो जाएगा। अब HPO एक्सिस ही क्या नहीं हो रखा है, मैच्योर नहीं है, तो कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा, प्लेसेंटा से हार्मोन नहीं निकलेंगे और लेबर पर इंडक्शन नहीं होगा, तो क्या देखने को मिलेगा, मतलब समय पे जो लेबर होना चाहिए था वो नहीं देखने को मिलेगा। फर्स्ट वाला जो रीज़न हमने बोला फीटल फैक्टर में हमने कहा कि अगर क्या है, कंजेनाइटल एनोमली है। सेकंड हो सकता है कि अगर क्या है, प्लेसेंटल फैक्टर, प्लेसेंटा पे भी डिपेंड करेगा। प्लेसेंटल फैक्टर में अगर क्या है, सल्फेटेज डिफिशिएंसी है, क्या है, सल्फेटेज अगर डेफिशिएंसी है तो वो क्या करवाता है, एस्ट्रोजन को क्या करवाता है, एस्ट्रोजन हमने क्या कहा था, लेबर के लिए ज़रूरी है, लेकिन सल्फेटेज डेफिशिएंसी की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन कम होगा। एस्ट्रोजन हमने कहा था कि लेबर के लिए ज़रूरी होना चाहिए, अब एस्ट्रोजन कम है तो क्या होगा, डिले इन लेबर में क्या होगा, देर होगी, और लेबर में देर होगी तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोस्ट मेच्योरिटी बोल रहे हैं, कि बच्चा जो है वो अपने जो उसका टाइम था आउटर वर्ल्ड में आने का वो उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ फैक्टर्स हो गए, तो ये हमने बात की फैक्टर्स के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि क्लिनिकल कंसेप्ट क्या है, कि पोस्ट मेच्योरिटी में आपको क्या क्या देखने को
मिलेगा। हम बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल कंसेप्ट की। क्लिनिकल कंसेप्ट में जो फीटस जो था वो 9 मंथ को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि बच्चे की ग्रोथ, तो बच्चे क्या है आउटर वर्ल्ड में नहीं आया, लेकिन बच्चे की ग्रोथ तो चालू रहेगी। अब जब बच्चे की ग्रोथ क्या रहेगी, चालू रहेगी, तो बच्चा क्या होगा, उसका वेट इंक्रीज होगा। तो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन वेट ऑफ द बेबी। तो कितना वेट बढ़ा हुआ होगा, मोर देन 3 kg। 3 kg से ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, वेट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। हमने कहा था जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है जैसे जैसे मैच्योर होगा तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे 9 मंथ के बाद वो क्या होना शुरू होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड बिकम लेस। कितना हो जाएगा, लेस देन 400 ml ये हो जाएगा। और जो हमने कहा था कि फीटस के ऊपर क्या होती है, एक चिपचिपी लेयर होती है वाइट कलर की, जिसे हम वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं, जो उससे क्या करती है, इंसुलेटिंग इफेक्ट करती है, उसको इंजरी से प्रिवेंट करती है, उसको टेम्परेचर, हीट, इन सब चीज़ों से बचा के रखती है। वो वर्निक्स कैसियोसा वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या देखने को मिलेगा, स्केंटी वर्निक्स कैसियोसा। अब बच्चा क्या है, बढ़ रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा, रिंकल्ड स्किन ऑफ बेबी, क्योंकि उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भी क्या है, अब कम हो चुका है। रिंकल्ड स्किन ऑफ बेबी, बेबी की स्किन कैसे दिखेगी, जैसे उस पर झुर्रियां पड़ी हो। पोस्ट मेच्योरिटी की वजह से जो बेबी है, बेबी और को जो कॉर्ड है, कॉर्ड क्या शो करती है, येलोइश ग्रीनिश डिस्कलरेशन। उसमें क्या देखने को मिलता है, जो कॉर्ड है और जो बेबी है उसमें येलोइश ग्रीनिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। नॉर्मल जो लेंथ हमने कहा था, जो बेबी की नॉर्मल लेंथ है वो होती है 45 to 50 सेंटीमीटर, ये होती है। लेकिन इसमें जो लेंथ देखने को मिलेगी वो कैसे दिखेगी, लेंथ विल बी मोर देन 55 सेंटीमीटर और मे बी 55 सेंटीमीटर, या तो 55 सेंटीमीटर होगी या 55 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। और जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड में जब हमने एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब कभी भी क्या हो, सैफरॉन कलर का क्या हो जाए, सैफरॉन कलर, एमनियोटिक फ्लूइड अगर सैफरॉन कलर का हो जाए या फिर ये ग्रीनिश येलो कलर का हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो पोस्ट मैच्योरिटी को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो लिखेंगे सैफरॉन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी को क्या करता है, इंडिकेट करता है। साथ ही साथ जो प्लेसेंटा होगा वो प्लेसेंटा क्या करने लगेगा, प्लेसेंटा जो होगा वो क्या शो करेगा, प्लेसेंटा स्टार्ट्स एजिंग, और क्या होता है, कैल्सिफिकेशन विल अकर, कैल्सिफिकेशन विल अकर। इसका मतलब क्या है कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के सेल्स जो होंगे वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अब हमें पता है कि जो प्लेसेंटा है वो रिस्पॉन्सिबल है बेबी को क्या करने के, ब्लड सप्लाई के लिए। अब जब क्या है, ब्लड सप्लाई जो प्लेसेंटा है वही क्या हो रहा है, इन्फाक्ट हो रहा है, उसमें कैल्सिफिकेशन हो रहा है, उसमें क्या हो रही है, एजिंग हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चे को जो ब्लड सप्लाई थी वो सही से नहीं पहुंचेगी, वो सही से नहीं पहुंचेगी तो बच्चे को क्या हो सकती है, हाइपॉक्सिक कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है कि उसको क्या मिले, ऑक्सीजन कम मिले, क्योंकि उसको क्या मिल रही है, ब्लड सप्लाई क्या है, कम है। साथ ही साथ हमने कहा था कि जो वॉटन्स जेली है, वॉटन्स जेली हमने कहा था कि कॉर्ड में क्या है,
कॉर्ड की जो ब्लड वेसल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कहा था हमने कि वॉटन्स जेली होती है, वॉटन्स जेली विल starts disappearing। जो वॉटन्स जेली है वो क्या हो जाएगी, कम देखने को मिलेगी। हमने क्या कहा था, कॉर्ड अगर ये है तो कॉर्ड की जो ब्लड वेसल है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, वॉटन्स जेली होती है। तो ये जेली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब ये जेली कम है तो इसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, कॉर्ड कंप्रेशन के चांसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। कंप्रेशन, वॉटन्स जेली क्या है, कम है, तो उसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेशन के चांसेस हमें देखने को मिलेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि पोस्ट मैच्योरिटी का कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो हमारा आंसर रहेगा प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। हमारा आंसर रहेगा प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। अब बोला जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी और जो पोस्ट मैच्योरिटी का कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से कैसा डिसेलरेशन देखने को मिलेगा, तो हमारा आंसर होगा प्लेसेंटल लेट डिसेलरेशन देखने को मिलेगा। क्या होता है अभी बताते हैं। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कॉजेस लेट डिसेलरेशन, अब ये लेट डिसेलरेशन क्या होता है, हमने कहा कि जब कभी भी क्या होती है, बच्चे को मतलब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, मदर को क्या आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। तो उस समय क्या होता है, जो बच्चे जिस समय कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उस समय जो बच्चे का जो हार्ट रेट है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, बच्चे का जो हार्ट रेट है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये क्या है, नॉर्मल है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और हार्ट रेट उस समय कम हो रहा है तो ये नॉर्मल है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाए और ये हार्ट रेट अभी भी कम ही बना रहे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लेट डिसेलरेशन बोल देते हैं। और ये क्या है, प्रॉब्लमैटिक क्या है, सिचुएशन है। तो किससे क्या हो सकता है, बेबी को हाइपोक्सिया हो सकता है, तो हाइपोक्सिक क्या हो सकती है, कंडीशन आ सकती है। अब हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या देखने को मिलेगा। हमने कहा कि जो 280 डेज है उससे क्या हो चुके हैं, 2 वीक ज़्यादा हो चुके हैं, और 2 वीक ज़्यादा होने को हम क्या बोल रहे हैं, पोस्ट मैच्योरिटी बोल रहे हैं। अब क्या हुआ कि अगर पोस्ट मैच्योरिटी वाला बच्चा है, अब अगर वो क्या होता है, डिलीवर बाद में अगर क्या होता है, डिलीवरी होती है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम देखेंगे। सो ड्यूरिंग लेबर आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग लेबर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले है, क्योंकि बच्चे को क्या है, हमने कहा प्लेसेंटा से क्या जा रही है, ब्लड सप्लाई क्या जा रही है, कम जा रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। हमने कहा था कि जो वो कॉर्ड कंप्रेशन है उसके चांसेस क्या हैं, ज़्यादा है, क्योंकि जो वॉटन्स जेली है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो चुका है। तो इस वजह से क्या देखने को मिलेगा, फीटल हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। तो लिखेंगे फीटल हाइपोक्सिया इज सीन ड्यू टू कॉर्ड कंप्रेशन, बिकॉज वहाँ पे क्या है, कॉर्ड कंप्रेशन के चांसेस कम है। और क्या लिख सकते हैं, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। अब जब क्या है, फीटल हाइपोक्सिया है तो इस बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, एसिडोसिस देखने को मिलेगा। एज अ रिजल्ट एसिडोसिस देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, हमने कहा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो चुका है, और एमनियोटिक फ्लूइड कम हो चुका है तो हमने पढ़ा है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या करने का काम करता है, सर्विक्स को डायलेट करने का काम करता है। मतलब वो फोर्स से जब क्या होगा, वाटर ब्रोक होगा जिसको हम ये बोलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सर्विक्स क्या होती है, कुछ डायलिटेशन में उसके हेल्प मिल पाती है, तो वो नहीं होगा।
अब क्या है, बच्चा जो है, बच्चे का हेड जो है वो क्या है, ज़्यादा मैच्योर है, 2 हफ्ते ज़्यादा वो क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो बच्चे का सिर जो क्या होना था डिलीवरी के टाइम पे मोल्ड हो पाना था कि जिस तरीके से क्या हो सके, वो फीमेल पेल्विस से बाहर आ सके, वो क्या होगा, नहीं होगा। तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, लेबर डिसफंक्शन इज सीन। लेबर डिसफंक्शन इज सीन। लेबर डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। अब लेबर डिसफंक्शन क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या है, बिकॉज ऑफ स्कैंटी एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा, डजंट हेल्प इन सर्विक्स डायलिटेशन, डायलेशन लिख दो, ये नहीं होगा। अब जो बेबी है वो क्या है, पोस्ट मेच्योरिटी की वजह से बच्चे का जो हेड है वो क्या है, ज़्यादा बड़ा है। नो मोल्डिंग इन हेड, मोल्डिंग नहीं हो पा रही है। तो मोल्डिंग नहीं हो पाएगी मतलब बच्चा जो है वो फीमेल पेल्विस से आने पे क्या लगेगा, उसको प्रॉब्लम होएगा। अब क्या है, साथ में क्या हो चुके हैं, इंक्रीज वेट, और किसकी वजह से हो रखा है, इंक्रीज वेट एंड लेंथ। जो बेबी है उसका वेट भी ज़्यादा हो चुका है और लेंथ भी क्या हो चुकी है, उसकी ज़्यादा हो चुकी है। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, लेबर डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, हमने कहा था कि जो बच्चा है वो किस में जा रहा है, हाइपॉक्सिया में जा रहा है। जब बेबी क्या होता है, हाइपॉक्सिया में होता है, तो क्या वो मिकोनियम को क्या कर देता है, पास कर लेता है। तो मिकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। मिकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड, मिकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बच्चा है वो क्या है, फीट डिस्ट्रेस में है। जब कभी भी बेबी क्या होता है, डिस्ट्रेस में होता है, हाइपॉक्सिया की कंडीशन में होता है, तो वो क्या कर देता है, मिकोनियम को क्या कर लेता है, पास कर लेता है। अब क्या है, बेबी ने क्या कर लिया है, मेकोनियम पास कर लिया। तो ये मेकोनियम क्या हो सकता है, बच्चे के क्या हो सकता है, लंग में जा सकता है। तो किसके चांसेस बढ़ेंगे, इंक्रीज क्या लिखें, इंक्रीज चांसेस ऑफ मिकोनियम एस्पिरेशन। मिकोनियम एस्पिरेशन के क्या देखने को मिल सकते हैं, चांस देखने को इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ मिकोनियम पास हो चुका है। अब हमने कहा था कि जो और क्या देखने को मिलेगा, जो कॉर्ड कंप्रेशन है उसका रिस्क देखने को मिलेगा, रिस्क ऑफ कॉर्ड कंप्रेशन विल सीन ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कि इंक्रीज चांसेस है कि वहाँ पे क्या हो जाए, कॉर्ड कंप्रेशन हो जाए, विल सीन ड्यूरिंग लेबर, या फिर कैन बी सीन लिख देना कि देखे जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिखेंगे बट कैन बी सीन। अब जब होता है बच्चा जो है वो बड़ा है, तो उसमें क्या होंगे, शोल्डर डिस्टोसिया होने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। इंक्रीज रिस्क ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया, ड्यू टू डिफिकल्ट डिलीवरी। अब क्या है, बच्चे को क्या है, बच्चे का वेट बढ़ गया है, लेंथ बढ़ गई है, तो बच्चे को क्या होता है, बर्थ इंजरीज होने के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या होगा, ड्यू टू डिफिकल्ट लेबर देयर इज increased chances of बर्थ इंजरी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। किसकी वजह से, ड्यू टू हार्ड हेड, इंक्रीज वेट और डिफिकल्ट लेबर। अब क्या है, बेबी को इतना सारा प्रॉब्लम है, तो इतना सारा प्रॉब्लम की वजह से हम क्या चांसेस बढ़ जाएंगे कि बच्चे का सिजेरियन सेक्शन कराना पड़े। तो क्या लिख लेंगे, इंक्रीज चांसेस ऑफ ऑपरेशनल डिलीवरी के क्या हो जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे, ये देखने को मिलेगा। अब हमने ये देख लिया कि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या देखने को मिलेगा। अब पोस्ट डिलीवरी क्या देखने को मिल सकता है इस तरीके के बच्चे में, जो बच्चा क्या है,
पोस्ट मैच्योरिटी वाला बच्चा है उसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो पोस्ट डिलीवरी क्या देखने को मिलेगा, पोस्ट डिलीवरी बच्चे को, क्योंकि हमने क्या कहा था हाइपॉक्सिया है, तो क्या देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। साथ में बर्थ एक्सफिक्सिया देखने को मिल सकता है। और क्या इंक्रीज चांसेस, किस चीज़ के चांसेस हो जा सकते हैं, इंक्रीज चांसेस ऑफ हैविंग न्यूमोनिया, चांसेस ऑफ हैविंग न्यूमोनिया, क्योंकि मेकोनियम को क्या कर लिया था, एस्पिरेट कर दिया था। इंक्रीज चांसेस ऑफ हैविंग न्यूमोनिया किसकी वजह से, ये सारा के सारा किस चीज़ की वजह से, और ये किसकी वजह से हो रहा है, मेकोनियम को एस्पिरेट करने की वजह से। या हाइपॉक्सिया और रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो तो देखने को मिलेगा। अब बेबी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज नीड फॉर एनआईसीयू में उसको क्या होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये सारा प्रॉब्लम है। इसी की वजह से, क्योंकि पोस्ट मैच्योर बेबी है, लेबर जो हो रहा है वो डिफिकल्ट है, इसकी वजह से क्या दिख सकता है, इंक्रीज चांसेस ऑफ पेरीनेटल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी ये देखने को मिलेगा। अब इसका देखेंगे कि इसके हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। हमने पोस्ट मैच्योरिटी के बारे में इतना तो देख लिया कि, लेकिन पोस्ट मैच्योरिटी के लिए क्या क्या डायग्नोसिस है, वो हमें डायग्नोसिस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम देखेंगे। देखो डायग्नोसिस में हमें देखने को मिलेगा, डायग्नोसिस में जो, क्योंकि क्या है, ड्यू टू जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ड्यू टू स्केंटी एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। हमने क्या कहा था, लेस देन 400 ml हो चुका है। तो अब जो होंगे फीट, जब उसको पैल्पेट करोगे किसको, एब्डोमेन को, फीमेल के, तो आपको पूरे के पूरे जो बच्चे का जो पार्ट है, उसका हैंड्स और ये सारा का सारा जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, पैल्पेट होंगे, वो पूरे तरीके से अच्छे से पैल्पेट हो जाएंगे। एमनियोटिक फ्लूइड, फीटल पार्ट पैल्पेटेड परमानेंटली क्या देखने को मिलेगा कि ये पैल्पेट हो रहे हैं। उसके बाद हमने कहा कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तो AFI जो होगा लेस देन कितना देखने को मिलेगा, लेस देन 5 सेंटीमीटर। और जो सिंगल डीपेस्ट पॉकेट है, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट विल सीन लेस देन कितना, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, लेस देन 2 सेंटीमीटर क्या देखने को मिलेगा, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट देखने को मिलेगा। आप क्या कराएंगे, एमनियोसेंटेसिस कराएंगे। सो एमनियोसेंटेसिस कराएंगे, एमनियोसेंटेसिस में क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, हमने उसको पहले कहा था कि सैफरॉन कलर का देखने को मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीनिश येलो कलर, या फिर क्या लिख देंगे, सैफरॉन कलर का देखने को मिलेगा। इसमें जो LS रेशियो है वो लिस्थिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो वो देखने को मिलेगा। वो नॉर्मली होना चाहिए 2:1 नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन जो पोस्ट मैच्योरिटी है उसमें गड़बड़ा जाएगा, उसमें कितना देखने को मिलेगा, मोर देन 2:1 देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मली होना कितना चाहिए था, 2:1 होना चाहिए था। अब देखोगे उसमें एमनियोटिक फ्लूइड में, तो फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड का नंबर जो है वो क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेमिलार बॉडी काउंट है, तो लेमिलार बॉडी काउंट क्या होता है कि लेमिलार बॉडी काउंट जो होता है एक तरीके का सर्फेक्टेंट है, उसका जो वॉल्यूम वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग मैच्योर के होते हैं, ज़्यादा हो चुके हैं पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से, है ना। सो लेमिलार बॉडी काउंट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा मोर देन 30,000 माइक्रोलीटर, बिकॉज ऑफ क्या लिख लो, इट इज़ अ सर्फेक्टेंट। किसको बताता है, लंग मैच्योरिटी को बताता है।
अब अगर आपने क्या कराया है, सोनोग्राफी कराया है, तो सोनोग्राफी करने पे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, कम नजर आएगा। अब जो क्या हो चुका है, बेबी का जो ग्रोथ है वो क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, टाइम से ज़्यादा ग्रोथ है, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगी, जो एब्डोमिनल गर्थ है फीमेल का, जो एब्डोमिनल गर्थ है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। एमनोटिक गर्थ अगर ज़्यादा बड़ी हुई मिले तो हमें वो क्या बताती है कि पोस्ट मेजोरिटी बता देती है। या फिर बोल सकते हैं कि अगर एब्डोमिनल गर्थ बड़ी हुई है तो उसका एक कॉज ये भी हो सकता है कि क्या है, पोस्ट मेच्योरिटी है। अब क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, हमने कहा था 400 ml से कम है, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, यूट्रस का साइज जो होगा वो क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। डिक्रीज साइज ऑफ यूट्रस बिकॉज ऑफ स्कैंटी एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड ऐसे लिख देते हैं। अब हम क्या क्या पूछेंगे डायग्नोसिस में, यही कि हम उससे क्या पूछने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले बोला था कि जो उसका पोस्ट मेच्योरिटी का हम क्या कर देते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज बोल देते हैं कि जो फीमेल होती है उसको नहीं मालूम होता है कि उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसका फर्स्ट डे कौन सा था, उसको यही याद नहीं होता है, तो हम उसको यही इसी की चीज़ के बारे में दोबारा पूछेंगे। तो क्या लिखेंगे, आस्क अबाउट लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसके बारे में पूछना है, मतलब उसमें भी फर्स्ट डे पूछना है। मेंस्ट्रुएशन का हिस्ट्री कैसे सॉरी, हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुएशन पूछेंगे कि कितने डेज का साइकिल है, रेगुलर है, इरेगुलर है। अगर क्या है उसको नहीं मालूम है तो हम ये तो पूछ सकते हैं कि टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स क्या था। अगर कुछ याद नहीं है तो ये तो पता होगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी कब हुई थी। अब क्या है, बहुत ज़्यादा अगर फिर भी कंफ्यूजन है, इन केस ऑफ कंफ्यूजन नहीं पता है कि कौन सा जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कब था, नहीं मालूम है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, कंफ्यूजन पे हमें देखना है, अगर हमें रॉन्ग डेट का मतलब हमें नहीं पता चल रहा है, तो अगर कोई सबसे पहला जो यूएसजी हमारे पास बचा हो उस वाले यूएसजी को हमें देखना होगा। तो वो चेक करने के लिए फर्स्ट यूएसजी शुड बी सीन, तो जो फर्स्ट यूएसजी है वो हमें देखना होगा। अब इसका क्या देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट जो होता है वो दो तरीके से किया जा सकता है। देखो मैनेजमेंट में दो चीज़ें हो सकती हैं, दो तरीके से हो सकता है कि या तो कोई कॉम्प्लिकेशन है, क्या है, प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और क्या है, या तो फिर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन, वहाँ पे क्या है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो दोनों केसेस में क्या क्या करना है वो देखेंगे। देखिए, अगर जो प्रेगनेंसी है वो क्या है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, अनकॉम्प्लिकेटेड है मतलब कि क्या है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बस जो चीज़ नहीं हो पा रही है वो क्या है कि लेबर का इंडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेबर प्रोसेस को क्या करवाएंगे, जो चीज़ नहीं हो पा रही है हम वो शुरू करवा देंगे, हम लेबर प्रोसेस को क्या करवा देंगे, स्टार्ट करवा देंगे। क्या करवाएंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर। अगर क्या है सर्विक्स, इसमें क्या है, राइप, इफ सर्विक्स इज राइपन्ड, सर्विक्स जो है वो क्या है, राइपन्ड है, तो उसमें हमें क्या करना है, सर्विक्स राइपन्ड है तो हम क्या करवाएंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करवा देंगे। अगर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बाद क्या होना चाहिए कि 24 आवर में, उसके 24 आवर के बाद लेबर को क्या हो जाना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बाद 24 आवर में भी क्या नहीं हो रहा है, लेबर का इंडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम क्या देंगे, गिव ऑक्सीटोसिन। उसके बाद क्या दे देंगे, ऑक्सीटोसिन दे देंगे। अगर क्या है कि ऑक्सीटोसिन देने के बाद भी वहां पे कोई भी साइन नहीं है किसका, लेबर के इंडक्शन होने का, लेबर प्रोड्यूस होने का, तो हम क्या कराएंगे, सिजेरियन सेक्शन के लिए जाएंगे, सिजेरियन सेक्शन। दूसरा कंडीशन है इफ सर्विक्स इज नॉट राइपन, सर्विक्स इज नॉट,
इज नॉट राइपेंड। सर्विक्स जो है वो राइपेंड नहीं है, तो इसमें क्या कराएंगे हम, क्या देंगे पहले सर्विक्स को राइपनिंग के लिए क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। एडमिनिस्टर प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉरी सर्विनिंग पता नहीं क्या बोल रही हूँ, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स वो करवाएंगे। अब अगर राइपनिंग ऑफ सर्विक्स है उसके बाद यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि आर्टिफिशियल ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करवाएंगे, नहीं फर्क पड़ा तो ऑक्सीटोसिन देंगे। ऑक्सीटोसिन से भी लेबर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन की तरफ चले जाएंगे। ये हमने करना है। अब क्या है, दूसरा कंडीशन है कि वहां पे क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है। दूसरा हमने क्या कहा, इफ कॉम्प्लिकेशन इज देयर, कॉम्प्लिकेशंस इज देयर। अब अगर वहाँ पे क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, तो इसमें भी दो कंडीशन हो सकती हैं कि सर्विक्स राइपेंड है और सर्विक्स राइपेंड नहीं है। तो अगर क्या है, सर्विक्स जो है वो राइपेंड है, इफ सर्विक्स इज राइपेंड, इफ सर्विक्स इज राइपेंड है, तो हमें क्या करवाना है, आर्टिफिशियल ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कराना है, जो हमने देखा था। अगर हमें आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करवाने पर जो लिक्विड एमनियाई है, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अगर आपको क्या देखने को मिले, क्लियर देखने को मिले, इज क्लियर कलर, इज ऑफ क्लियर कलर, देन गिव ऑक्सीटोसिन। तो उसमें क्या दे देना है, ऑक्सीटोसिन दे देना है। मतलब हमने क्या कहा कि अगर क्या है, कॉम्प्लिकेशन वहां पे प्रेजेंट है, सर्विक्स क्या है, राइपेंड हो रखी है, उस केस में आर्टिफिशियल ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कराएंगे। जो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होगा, अगर उसका जो कलर है वो हमें क्लियर देखने को मिलता है, तो हमें ऑक्सीटोसिन देना है टू इंड्यूस लेबर, टू इंड्यूस लेबर, लेबर को क्या करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए ये दे देंगे। बट वहीं अगर क्या हो कि इसका जो कलर है वो क्या है, क्लियर नहीं है, नॉट नहीं है क्लियर, तो तब क्या जाएंगे, गो फॉर, इफ कलर ऑफ लिक्विड एमनियोटिक फ्लूइड इज नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है, तो किसके लिए जाएंगे, देन गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। तो उसके बाद किस लिए जाओगे, सिजेरियन सेक्शन के लिए जाओगे। अब क्या है, सर्विक्स जो है अनफेवरेबल, दूसरा कंडीशन मैंने क्या कहा, सर्विक्स क्या है, राइपेंड नहीं है। इफ सर्विक्स इज अनफेवरेबल, सर्विक्स इज नॉट राइपेंड, तो हमें क्या करना है, हमें नहीं है राइपन तो हमें कोई भी ड्रग नहीं देनी है। डोंट गिव एनी ड्रग, एनी ड्रग, किसी भी तरीके का कोई ड्रग नहीं देना है। सीधे हम क्या जाएंगे, सिजेरियन सेक्शन के लिए क्या कर लेंगे, ऑप्ट कर लेंगे, सिजेरियन सेक्शन के लिए चले जाएंगे। यही हमारा क्या है, ट्रीटमेंट मतलब मैनेजमेंट है इसका, पोस्ट मैच्योरिटी का। पोस्ट मैच्योरिटी में हमने पोस्ट मैच्योरिटी क्या होता है, पोस्ट मैच्योरिटी के क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, ड्यूरिंग लेबर क्या होता है, लेबर के बाद क्या देखने को मिलेगा, और मैनेजमेंट क्या होगा, वो हमने क्या किया इस पूरे वीडियो में देख लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद हम किसी दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।